Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, in today's lecture, first of all, I am going to discuss some numericals on normality, and then we will shift our focus towards the unit number second, which is called as structure of atom. पहले न्यूमेरिकल करते हैं नॉर्मलिटी पे इस तरह कैलकुलेट the normality of a solution containing 7 grams of ammonium hydroxide NH4OH is the molecular formula for ammonium hydroxide, which is a weak base. 7 grams of ammonium hydroxide dissolved in 500 ml of solution. सॉल्यूशन के 500 ml के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 7 ग्राम प्रेजेंट है. सो प्लीज कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. देखिए बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूंगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक मोनो एसिडिक बेस है. मोनो एसिडिक बेस, या मैं इन शॉर्ट ये बोल दूं आपको कि इस बेस को खाली एक OH नेगेटिव आयन फर्निश करने की कैपेबिलिटी है. जब ये एक ही OH नेगेटिव आयन फर्निश करेगा तो ये लिखूंगा कैन फर्निशेस one OH नेगेटिव आयन इन सॉल्यूशन. सो इसका इक्विवेलेंट मास जो होगा, यानी इसका इक्विवेलेंट मास जो होगा, जिसको मैंने EB से किया था डिनोट, वो बराबर होगा MB डिवाइडेड बाय एसिडिटी. अभी आपने देख लिया एसिडिटी जो इसका है वो 1 है, क्योंकि एक ही OH नेगेटिव आयन फर्निश कर सकता है. तो इसका EB जो है वो सेम होगा एज दैट ऑफ द MB, क्योंकि MB के वैल्यू को अगर आप 1 से डिवाइड करते भी है, स्टिल ये वैल्यू जो है ये चेंज होने वाला नहीं है. तो मैंने बोल दिया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए इक्विवेलेंट मास जो है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द मोलर मास. अब नॉर्मेलिटी जो है उसका फाइनल एक्सप्रेशन जो आपने लिखा था वो इस तरह है. Given mass of the solute in grams divided by equivalent mass of the solute multiplied by 1000 upon volume of the solution in milliliters. अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे. गिवन मास जो दिया गया है दैट इज 7. अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ये है NH4OH. नाइट्रोजन 1 है एंड द मास इज 14. हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, तो 5 हाइड्रोजन का मास जो है वो 5 यूनिट्स होगा. और ऑक्सीजन 1 जो है उसका मास है बेटा 16. 14 और 16 जो है वो 30 है. 30 + 5 जो है 35, यानी इसका इक्विवेलेंट मास या मॉलिक्यूलर मास जो है वो 35 ही है. 35 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 800. आराम से देखिएगा बच्चा. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. 2 यहां से 2 यहां से काटूंगा. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. ठीक है बेटा जी. अब देखो क्या बचा, 1/5. ये 5 और 5 आप इधर भी तो काट सकते हैं.
ये टोटल बचा आपके पास 1/4 ग्राम इक्वलेंट पर लीटर, एंड 1/4 जो है बेटा दैट इज इक्वल टू 0.25, यानी इस सोल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी है दैट इज इक्वल टू 0.25 ग्राम इक्वलेंट पर लीटर। दिस इज द नॉर्मेलिटी फॉर दिस सोल्यूशन, यानी इस सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी जो है दैट इज इक्वल टू 0.25 ग्राम इक्वलेंट पर लीटर, या आप इस सोल्यूशन को बोल सकते हैं 0.25 नॉर्मल सोल्यूशन। याद रखेंगे सारी चीज़ों को, बड़ा ही आसान है। इसमें खाली क्या मतलब प्रेडिक्शन लगाना होता है सल्यूट की नेचर का, यानी क्योंकि आपने सल्यूट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, तो इस नॉर्मलिटी के प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको सल्यूट की नेचर का पता चल जाएगा। अगर वो एसिड होगा देन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अगर वो बेस होगा देन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। अगर वो एलिमेंट होगा कहीं कहीं कोई, तो आप लिखेंगे एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इसी तरह अगर वो साल्ट होगा आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ द साल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइन। इसी तरह अगर वो कोई आयन होगा आप लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ द आयन डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द आयन। तो इस तरह मैं बोल दूं आपको कि यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट मास को करना। और इक्विवेलेंट मास का बेटा कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है जब आप सल्यूट की नेचर का पता कर सकते हैं, यानी सल्यूट की नेचर का पता आपको लग गया, यू कैन ईजिली कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सल्यूट। ठीक है बेटा, अब आगे जो है वो मैं आज बात करूंगा इंट्रोडक्शन, स्लाइड इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको रिगार्डिंग द यूनिट नंबर सेकंड, और मैं बोल दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हमें यूनिट नंबर सेकंड में पढ़नी है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। यूनिट नंबर सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो आपने पढ़ी है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो ड्रॉबैक्स थे उनको मॉडिफाई किया गया बाय मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बाद एटॉमिक मॉडल्स आ गए, जिसमें पहला मॉडल जो है वो थॉमसन्स मॉडल है। उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल आ गया, उसके बाद बोहर्स मॉडल आ गया। चलते चलते कारवां जो है ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक पहुंच गया। तो यही चीज़ें जो है, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बाद हमें क्वांटम नंबर्स पढ़ने हैं। मैं तो यही बोलूँ आपको बेटा कि इस यूनिट में यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जिसमें आप पहले एटॉमिक मॉडल्स को देखेंगे, उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को देखेंगे, क्वांटम नंबर्स को देखेंगे। दिस इज द मैन सिलेबस ऑफ दिस यूनिट कि एटॉमिक मॉडल्स फॉलोड बाय क्वांटम नंबर। तो मैं कुछ डिस्कवरीज जो है वो यहाँ पर आज आपको बता दूं, और आप इनको याद रखेंगे, फिर इन्हीं की बात आगे तो करनी ही करनी है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है बेटा जी वो की थी जे थॉमसन ने, यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जे थॉमसन है। इसी तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है बेटा वो की थी ई गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन। ऐसे ही डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो की थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक। ऐसी प्यारे बच्चों
डिस्कवरी जो है रेडियो एक्टिविटी की भी बात आती है, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये की थी हेनरी बेक्यूरियल ने, हेनरी बेक्यूरियल। इसी तरह बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इसका फुल और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हालांकि देखने वाला जो था वो फैराडे था, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन। मैं लिखूंगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मैं एक्सप्लेन करने वाला जो था वो एल्बर्ट आइंस्टाइन था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है या वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था ये दिया था इरविन श्रोडिंगर ने, इरविन श्रोडिंगर या श्रोडिंगर भी बोलते हैं इसको। ऐसे ही बेटा न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला रदरफोर्ड था, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला रदरफोर्ड था। यानी कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस यूनिट में पढ़नी है, लेकिन मैंने पहले बता दिया उन सारे डिस्कवरर्स का नाम जिन्होंने ये काम किए हैं, बहुत ही अच्छे काम किए हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है, प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाला गोल्डस्टीन है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जेम्स चैडविक है, बेक्यूरियल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को प्रपोज करने वाला श्रोडिंगर था और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला रदरफोर्ड था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मैंने आपको बोल दिया ये काम जो है ना बेटा ये टाइम टू टाइम हुए हैं, ये बेटा साइमल्टेनियसली तो नहीं हुए हैं। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, उसके बाद जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसको हम बोलते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। उसकी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थी जिसकी वजह से उसको डिस्कार्ड किया गया, उस मॉडल पे किसी ने भरोसा नहीं किया। तो नए मॉडल को रदरफोर्ड ने प्रपोज किया, उस मॉडल ने दुनिया को न्यूक्लियस दे दिया। उसके बाद इसके मॉडल में भी बहुत सारे फ्लॉज थे, तो इसके मॉडल को रिप्लेस किया बोहर्स मॉडल ने, बोहर्स मॉडल को रिप्लेस किया समरफील्ड मॉडल ने, और अल्टीमेट मॉडल जो हमारे पास आया उसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल, या उसको बोलते हैं बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है बेटा, तो ये बेटा ये बातें याद रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों पे आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो मैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की कहानी जो है वो आप कल के टॉपिक में ही बेटा स्टार्ट कर लूँगा। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है उसी की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिला। हालांकि वो काम जो है वो स्टार्ट जे थॉमसन ने नहीं किया था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो कैरी आउट किए थे उस बंदे का नाम था विलियम क्रुक्स, और अल्टीमेटली उन्हीं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स मिले, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो कल के इंशाल्लाह टॉपिक में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की और कैथोड रेज की, कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज़ की, फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाय मास रेशो की, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, और इलेक्ट्रॉन के मास की बात करेंगे इंशाल्लाह कल वाले टॉपिक में। क्योंकि जब वीडियो लंबा हो जाता है फिर उसको अपलोड करने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए मैं आज की जो बात है उसको यहाँ पर ही कंक्लूड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।